Assalamualaikum students. Here is Abid. In this video, we will discuss about NMR spectroscopy. पहली वीडियो में बेसिकली हम NMR का प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, हमने उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ी, हमने उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी का कंसेप्ट देखा था। आज हम बेसिकली उससे फॉरवर्ड वो करेंगे। हमारे पास जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, हमने कहा था कि हमारे पास कोई भी न्यूक्लियाई होता है, वो बेसिकली क्या करता है, टीनी मैग्नेट बिहेव करते हैं। वो टीनी मैग्नेट क्यों बिहेव करता है? बिकॉज उसकी जो प्रोटॉन है उस पर चार्ज होता है, जब वो स्पिन करता है तो वो अपने अराउंड क्या पैदा करता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल क्रिएट करता है। वो जो उसकी वजह से हमारे पास जो होता है, हमारा न्यूक्लियाई के अराउंड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो टेनी मैग्नेट बिहेव करते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास न्यूट्रॉन का भी उसमें रोल होता है, और दो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, बट न्यूट्रॉन भी पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि जब उसकी क्वांटम स्टेट में जाते हैं तो वो क्वार्स का उसकी एंटायर पार्टिकल है। तो जब भी न्यूट्रॉन मूव करेगा, इट मीन वो क्वार्स जो है जिन पे चार्ज होता है वो बेसिकली वो करते हैं, और हमारे पास जो हमारा न्यूक्लियाई होता है वो टीनी मैग्नेट बिहेव करते हैं। हमने कहा जो न्यूक्लियाई वह टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब उसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो दो काम करता है। एक तो वो क्या करता है, बेसिकली वो हमारे जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, मतलब लो एनर्जी स्टेट में चला जाता है। और दूसरा काम ये करता है कि वो प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देता है, और जब उसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से वो प्रिसीजन कर रहा होता है, उसे हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जब उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे जो रेडियो वेव होती है उसके फ्रीक्वेंसी से मिलती है तो हमारे पास वो रेजोनेंस कंडीशन होती है, तो हमारे ऑब्जर्वेशन होती है, और उसके बाद हमें सिग्नल मिलता है। अब अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारे पास जितनी भी न्यूक्लियाई है, क्या वो सारे न्यूक्लियाई हमारे पास NMR एक्टिव होती हैं? तो हमने ना, जब भी वो कोई न्यूक्लियाई होता है वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करता है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, बेसिकली उसका एंगुलर मोमेंटम हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं 2I × I+1। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल जब वो स्पिन करता है अपने एक्सिस के अराउंड, उसका एंगुलर मोमेंटम होता है। और इसमें जो I है बेसिकली वो हमारे पास क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है। ये हमारे पास I भी होता है, बेसिकली इसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। सो वो न्यूक्लियाई जिसमें I का वैल्यू हमने स्टडी की थी, I = n/2। तो ये 0 भी हो सकता है, ये 1/2 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 3/2 हो सकता है, ये हमारे पास 2 हो सकता है, सो ऑन। तो जब भी हमारे पास I की वैल्यू जीरो होगी तो हम क्या कंसिडर करेंगे, हमारे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, बेसिकली 0 है। तो वो न्यूक्लियाई जिसके लिए I की वैल्यू 0 होती है, वो क्या होती है, NMR इनएक्टिव होती है। और वो न्यूक्लियाई जिसके लिए जो I की वैल्यू 0 नहीं होती, फ्रैक्शन में होती है, जब वो इंटीग्रल होती है, तो वो न्यूक्लियाई हमारे पास बेसिकली क्या होती है, वो NMR एक्टिव होती है। सो जो 0 जिसकी क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, वो कौन से न्यूक्लियाई होंगे? हमने इलेक्ट्रॉन के लिए एक रूल पढ़ा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ रहते हैं। जब वो अपोजिट स्पिन के साथ रहते हैं तो उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो बेसिकली वो अपनी स्पिन को कैंसिल कर देते हैं, और उनकी I की वैल्यू 0 हो जाती है। सेम इसी तरह हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, 2 प्रोटॉन आपस में पेयर रहने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल आउट कर सकें। जब वो उनकी स्पिन कैंसिल आउट हो जाती है तो उसका I की वैल्यू 0 हो जाएगा। जब I की वैल्यू 0 हो जाएगा तो हमारे पास वो न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, NMR इनएक्टिव हो जाएगा। सो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सपोज करते हैं हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है इवन है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी किसी भी इवन है। हमारे पास कोई भी पार्टिकल होता है, X है, एटम है, ये हमारे पास उसका क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है। ये एक हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं हम एटॉमिक मास में से इसका Z निकालते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है। सो जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन होंगे, सपोज पहले ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये क्या बनाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में पेयर अप करेंगे, मतलब 3 पेयर बना देंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या करेंगे, 3 पेयर बना देंगे। तो ओवरऑल स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। जब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास वो जो न्यूक्लियाई होगा बेसिकली वो NMR इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर सपोज करें, अगर ये कंडीशन आ जाएगी तो हमारे पास NMR इनएक्टिव हो जाएगा। वो अगर टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, जब वो टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा तो हमारे पास वो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो उसकी जो एनर्जी स्टेट होंगी वो सप्लीट नहीं होगी। तो जब एनर्जी स्टेट सप्लीट नहीं होती तो हमारे पास ट्रांजिशन क्या होती है, पॉसिबल नहीं होती। सपोज करते हैं हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड थे और ये इवन थे, या ये इवन थे, ये ऑड थे। जब ये वाली कंडीशन होती है तो क्या होता है, कोई एक प्रोटॉन होता है जो बेसिकली क्या होता है, वो रह जाता है। सपोज 3 ऑड है तो ये 5 में, तो 4 या प्रोटॉन के पेयर अप हो जाएंगे, और एक प्रोटॉन हमारे पास बचेगा। वो प्रोटॉन क्या करेगा, बेसिकली या तो स्पिन, उसका जो फैशन होगा I1/2 होगा। जब I1/2 होगा तो हमारे पास इन दोनों केस में जो I की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। जब ये कंडीशन होती है तो हमारे पास वो न्यूक्लियर क्या होता है, NMR एक्टिव हो जाता है।
या फिर हमारे पास ऑड ऑड हो जाए, ये भी ऑड हो जाए, ये भी ऑड हो जाए, तो हमारे पास फिर भी क्या हो जाता है, हमारे पास कोई एक न्यूक्लियर क्या हो जाता है, रह जाता है। सपोज करें 5 ये है, 5 ये है, तो 4 पेयर अप कर जाएंगे, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। तो हमारे पास जब भी आई आई की जो वैल्यू होती है, वो इनकी जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में होती है, 1 2 3 सो 1। सो इनकी जो वैल्यू है वो आई जीरो नहीं है। जब आई की वैल्यू जीरो नहीं है तो हमारे पास जो न्यूक्लियर क्या होंगे, बेसिकली ये नंबर एक्टिव। सो हमारे पास वो न्यूक्लियर है, हमारे पास टेढ़ी मैग्नेटिक तरह बिहेव करेंगे, जिनके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन होगी या इंटीग्रल होगी। जिनके लिए आई की वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाती है, तो वो क्या हो जाते हैं, बेसिकली हमारे पास वो न्यूक्लियर स्पेसिफिक न्यूक्लियर हमारे पास है, हमारे इनएक्टिव हो जाता है। तो हमारे पास सपोज करते हैं हमारे पास ये कार्बन 13 6 है, एक इस पे एसोटोन जो है कार्बन 12 6 है, ये मेरा है, इस पे ये एसोटोन है। अब ये जो होता है ये बेसिकली हमारी रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 12 माइनस 6, ये हमारे पास क्या रहता है 6 रहता है, 6 6 E1 एन हमारी रिएक्टिव। और हमारे पास जो कार्बन 13 6 है, अगर इसमें देखिए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्यों जाएंगे वो 7 हो जाएंगे। जब ये वाली कंडीशन हो जाएगी, हमारे पास जो स्पेसिफिक न्यूक्लियर होगा हमारे पास है, हमारा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई एक न्यूक्लियर बचेगा जो पेयर नहीं कर सकेगा। जो पेयर नहीं कर सकेगा उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, वो जो हमारे पास प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है वो मूव करेगा। हमने कहा जब प्रोटॉन मूव करता है तो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होता है, सपोज करिए इस तरह मूव कर रहा है, तो हमारे पास जो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये हमें नॉर्थ पोल बताता है, ये साउथ पोल बताता है। तो हमारे पास जो न्यूक्लियर होता है प्रोटॉन के केस में वो डीनेमाइट तरह बिहेव करता है। अगर इलेक्ट्रॉन का केस होगा तो हमारे पास थंब होगा, बेसिकली वो साउथ पोल बताएगा और नीचे नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो इस दोनों केस में हम डिफरेंट, जो हमारे पास थंब होता है इलेक्ट्रॉन के केस में साउथ पोल बताता है, और न्यूट्रॉन के केस प्रोटॉन के केस में हमारे पास क्या बताता है, नॉर्थ पोल बताता है। जब ऐसे दो पोल क्रिएट हो जाएंगे तो हमारे पास वो न्यूक्लियर क्या हो जाएगा, बेसिकली वो टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जब वो टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में वो डिफ्लेक्ट होगा। सो हमारे पास वही न्यूक्लियर होंगे कि हमारे पास एन हमारे एक्टिव होंगे, जिनमें ऑड इवन इवन ऑड या ऑड ऑड होंगे। इनके लिए जो आई की वैल्यू होती है 1 2 3 होती है, और इनके लिए आई की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। जबकि जो इवन इवन होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ पेयर हो जाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ पेयर हो जाएंगे इस तरह, तो वो क्या करेंगे, अपनी स्पिन को कैंसिल आउट कर देंगे। जब आई की वैल्यू जीरो हो जाती है तो हमारे पास पैसे क्या हो जाते हैं, हमारी नेगेटिव हो जाते हैं। सो नेक्स्ट वो करते हैं, हमें जो नेक्स्ट स्टडी करना है, हमारे पास कोई एक हमसे हम मॉलिक्यूल लेंगे। हम मॉलिक्यूल लेते हैं एथेनॉल। सपोज करें हमारे पास एथेनॉल है CH2OH। तो जब इसको हमने बेसिकली इसका हमने सैंपल लिया, जब इसको हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा, हमने नॉर्थ पोल ले लिया, हमने साउथ पोल ले लिया, तो प्रोटॉन को थोड़ा इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली जब हम इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, हमने कहा हमारे पास जो प्रोटॉन होता है बेसिकली ये एनएमआर एक्टिव होता है, क्योंकि इसकी आई की वैल्यू होती है 1 और 2 होती है। तो इसकी जो 2 पॉसिबल स्टेट होती है, पॉसिबल स्टेट हम कैसे निकालते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी से निकालते हैं। उसका फार्मूला होता है 2i+1, और आई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1/2। तो हमारे पास इसके 2 पॉसिबल स्टेट हो जाएंगी, मीन्स कि वो लो एनर्जी स्टेट में भी जा सकते हैं और हाई एनर्जी स्टेट में भी जा सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जब हम अपने न्यूक्लियर को तो अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करता है, अलॉन्ग द फील्ड क्या हो जाता है, लाइन हो जाता है। सो ये हमारे पास जो एथेनॉल में प्रोटॉन थे, हमने इसको क्या रखा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दिया। जब हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दिया तो ये सारे के सारे प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, अलॉन्ग द फील्ड अलाइन हो जाएंगे। एक तो वो अलाइन हो जाते हैं, दूसरा काम वो क्या करते हैं, बेसिकली वहाँ प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो प्रिसीजन करना स्टार्ट करेंगे तो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो प्रिसीजन करेंगे, जब हमारे पास रेडियो वेव होता है जो इसके परपेंडिकुलर होता है, जब उसकी फ्रीक्वेंसी की इसके अलावा फ्रीक्वेंसी से मैच आउट करेगी, हमारे पास क्या हो जाएगा, वो रेजोनेंस की कंडीशन होगी, और उस रेजोनेंस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा। सो हमारे पास 3 2 5 एंड 6 प्रोटॉन थे, और 6 प्रोटॉन को जब हमने अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो हमारे पास जो नाव बनना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, एक इंटेंस स्पीड आना चाहिए थी इस तरह। इधर जो हमारे पास है B0 क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो एक इंटेंस स्पीड आना चाहिए थी, तो हमारे पास प्रोटॉन जो है वो 6 है। लेकिन जो ऑब्जर्व किया गया, हमारे पास ये इंटेंस स्पीड नहीं आती। हमारे पास जो ग्राफ आता है बेसिकली
इधर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ले लें, इधर से मैग्नेटिक फील्ड क्या करे, इंक्रीज कर रही है, तो हमारे पास बेसिकली 2 पीक्स, 3 पीक्स आती है। तो एक किस तरह आती है, और इस तरह की पीक हमें 3 पीक में देखने को मिलती है। ये 3 पीक हमें क्यों देखने को मिलती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। हमारे पास प्रोटॉन थे 6, अगर हमने इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो लाइन हो जाएंगे, वहाँ प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो जब इसकी फ्रीक्वेंसी रैमफ फ्रीक्वेंसी हमारे रेडी वेव से मैच आउट करेगी, तो हमारे पास एक इंटेंस पीक आनी चाहिए थी ये 6 प्रोटॉन की, बट ऐसा नहीं होता, हमारे पास 3 पीक आती है। इसकी क्या रीज़न है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो हमारे पास जो 3 पीक्स आते हैं बेसिकली क्यों आती है, अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रोटॉन है, ये हमारा प्रोटॉन जो है आइसोलेटेड प्रोटॉन नहीं है। जो हमारे पास ये बॉन्डेड प्रोटॉन है, जब बॉन्डेड प्रोटॉन जो होता है ये केमिकल रिक्वायरमेंट इससे डिफरेंट है। अगर इस प्रोटॉन को देखें तो ये H के साथ अटैच है, अगर इस प्रोटॉन को देखें तो ये CH2 के साथ अटैच है, जो कि ऑक्सीजन के साथ थोड़ा सा फंस रहा है। और अगर CH3 को देखें, इसकी प्रोटॉन को देखें तो हमारे पास इसका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये CH3 के प्रोटॉन जो कि CH2 से अटैच है। तो ये तीनों प्रोटॉन जो है 1 2 3, एक ऑक्सीजन वाला प्रोटॉन और एक सी के ये जो प्रोटॉन है 2 प्रोटॉन होंगे, ये इक्वलेंट होंगे, एक ही टाइप के होंगे, क्योंकि ये एक इन्वायरमेंट था, कहते हैं सेम इन्वायरमेंट है इनका। बी प्रोटॉन, इसका हम ये प्रोटॉन ले लेते हैं, और ये भी तीनों प्रोटॉन क्या होंगे, सेम होंगे। ये केमिकल है, ये सेम है, क्योंकि ये CH2 के साथ अटैच है। अब इक्वलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं, जो इक्वलेंट प्रोटॉन वो होते हैं कि अगर हम इसको टॉप डाउन या इसको राइट लेफ्ट में देखें तो हमें सेम ग्रुप देखने को मिले। इधर देखते हैं तो एच है, इधर देखते हैं तो एच है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ये 2, ये एक टाइप के प्रोटॉन है, और ये बी टाइप के प्रोटॉन है, ये सी टाइप के प्रोटॉन है, इसे सी कहते हैं। तो हमारे पास क्योंकि प्रोटॉन कहते हैं डिफरेंट टाइप के थे, जितने टाइप का प्रोटॉन हमारे पास होंगे, हमारे पास उतने ही क्या होंगे, पीक होंगे। दैट इज वाई हमारे पास जो पीक होती है बेसिकली, ठीक, हमारे पास OH की वजह से आती है। फिर हमारे पास जो पीक होती है बेसिकली CH2 की वजह से आती है, और फिर हमारे पास जो पीक होती है वो CH3 की वजह से आती है। तो हमारे पास इंटेंस पीक क्यों नहीं आती, इंटेंस पीक किस लिए नहीं आती कि हमारे पास जो प्रोटॉन है वो बेसिकली बॉन्डेड नहीं है, और आइसोलेटेड नहीं है, सॉरी, वो प्रोटॉन क्या है, हमारे पास बॉन्डेड है। जब भी हमारे पास प्रोटॉन बॉन्डेड स्टेट में होगा तो उसका जो केमिकल एनवायरनमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। अब ये वाला प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ अटैच है डायरेक्टली, और ये वाला प्रोटॉन CH2 उस कार्बन से अटैच है जो अल्फा कार्बन है। अगर हम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन प्रोटॉन है, और ये क्या है, हमारे पास बीटा कार्बन का प्रोटॉन है। सो इसका जो केमिकल एनवायरनमेंट है बेसिकली वो डिफरेंट है, लेकिन टाइप ऑफ प्रोटॉन देखें अगर हम, तो ये 3 प्रोटॉन एक टाइप के होंगे, और ये 2 प्रोटॉन एक टाइप के होंगे, और एक ये प्रोटॉन एक टाइप का होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन 3 है। जब नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन 3 होंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या होंगे, बेसिकली 3 सिग्नल मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा OH। OH की पीक हमारे पास नो मैग्नेटिक फील्ड क्यों आई है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तरीके से कर रहा है, और CH2 के हमारे पास मिडिल में आ रही है, CH3 के हमारे पास लास्ट में है। इसके रीज़न क्या है हम देखते हैं। अब थर्ड रीज़न जो हमारे पास है बेसिकली, हमने ये देखना है कि हमें 3 पीक तो मिली है, वो हमने देख लिया है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास OH की पीक पहले क्यों आई है, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास इधर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, B0। जब इधर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो हमारे पास OH की पीक जो होती है बेसिकली वो इधर मिलती है, और फिर हमारे पास CH2 की पीक मिलती है। ये OH की पीक है, ये हमारे पास CH2 की पीक है, और ये हमारे पास क्या है, CH3 की पीक है। तो हमारे पास बेसिकली 3 पीक्स मिलती हैं, और जो OH की पीक है वो लो मैग्नेटिक फील्ड पे है, हम ये कह सकते हैं डाउन फील्ड पे है वो। ये वाला रीजन हम कहेंगे ये वाला रीजन हमारा डाउन फील्ड है, और ये वाला रीजन क्या होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर इंक्रीज कर रहा है, ये वाला रीजन बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास अप फील्ड हो जाएगा। पूरे टॉप रीजन कंसीडर किए, हमारे पास एक डाउन फील्ड रीजन होता है, एक हमारे पास अप फील्ड रीजन होता है। डाउन फील्ड वो वहाँ होता है जहाँ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लो होता है, और अप फील्ड रीजन वो होता है जहाँ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हाई होता है। सो जो OH की पीक है वो बेसिकली हमारे पास डाउन फील्ड पे आती है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है, जब भी हमने एथेनॉल लिया और हमने इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, अब क्या होता है कि हमारे पास जो जब भी हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हमारे पास जो ये बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे या स्पिन करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमने क्या, स्पिनिंग ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। अब इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि हमारे पास जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको वो अपोज करेगा। मीन ये मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है,
हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन कुछ इस तरह से है बी नॉट की, इधर से इधर जा रहे हैं। और वो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह स्पीक करेंगे कि उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेसिकली वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि इधर नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा और इधर साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। मीन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन हो गया उनका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अपोज करता है। नॉर्थ के सामने नॉर्थ हो जाता है, साउथ के सामने साउथ हो जाता है, तो हमारे पास ये क्या होता है, अपोज कर रहे हैं। तो जब वो अपोज करेगा भी यहाँ जितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आई होगी, अगर सपोज करें हमने इधर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव थी हमने 60 मेगाहर्ट्ज फिक्स कर दी थी। हमें दो मेथड पढ़े थे, हमने कहा था लीनियर स्वीप मेथड और फील्ड स्वीप मेथड। हमने सपोज करते हैं, हम कहते हैं हम फील्ड स्वीप मेथड यूज़ करते हैं। फील्ड स्वीप मेथड में हम क्या करते हैं, बेसिकली रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर देते हैं और फील्ड को स्वीप करते हैं। सपोज करते हैं हम 60 मेगाहर्ट्ज हमने इसकी फ्रीक्वेंसी कर दी थी। जब इसकी हमने 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कर दी, अब वो जब हमने इसको अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड रखा तो हमने क्या किया, हमने क्या कहा कि हमारे पास यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ इस तरह स्केल करते हैं, तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। अगर मैं अपोज की बात करूँगा तो हमारे पास नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ जाता है, साउथ के सामने साउथ आ जाते हैं। इस तरह से कुछ इस तरह से वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने इसको 60 मेगाहर्ट्ज करना है तो हमारे पास सबसे पहले तो हमें इस मैग्नेटिक फील्ड को कवर आउट करना पड़ेगा। हम दूसरे लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसने हमारे प्रोटॉन को शील्ड कर लिया है। जब वो उस प्रोटॉन को शील्ड कर लेगा तो डेफिनेटली हमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। हमें 60 मेगाहर्ट्ज चाहिए था, बट हमें जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा अब ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कुछ इस तरह से रिवॉल्व कर रही है कि उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट आ जाए। सबसे पहले हमें इसको कवर करना पड़ेगा, फिर इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेजोनेंस में लाना पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो हमारे पास इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये जिसे कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, या हम कह सकते हैं लोकल डायमैग्नेटिक करंट, लोकल डायमैग्नेटिक करंट्स। तो ये वो जो दो चीज़ें होती है, इतनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी हमारे बॉन्ड में, हमारे पास जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हाई प्रोड्यूस होगा, वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को करेगा, अपोज करेगा। जब अपोज करेगा तो हमें जो प्रोटॉन होगा उसको रेजोनेंस में लाना है हमने, तो उसको रेजोनेंस में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हाई मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा। तो अगर कुछ ऐसे ग्रुप अटैच हो जाए जो क्या करें, हमारे प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ड्रैग आउट करें, तो वो क्या करेंगे, हमारे पास बेसिकली अगर वो इलेक्ट्रॉन को ड्रैग आउट कर लेंगे तो हमारे पास वो जो प्रोटॉन होगा बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, आप स्पिन नहीं करेंगे। जब वो स्पिन नहीं करेंगे तो हमारे पास जो प्रोटॉन होगा बेसिकली वो जल्दी क्या कर देगा, रेजोनेंस में रेजोनेंस दिखा देगा। सो हमारे पास OH था, हमारे पास जो प्रोटॉन एथेनॉल का स्ट्रक्चर था कुछ इस टाइप का था OH। इसको देखते हैं हम, तो इसमें जो ऑक्सीजन का डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन इसको पुश आउट कर देगा -I इफेक्ट के थ्रू। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो लो कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो हो जाएगी तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लो हो जाएगा। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड या लोकल डायमैग्नेटिक करंट जिसे कहते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारे अब इसको अपोज नहीं करेगा, तो इसलिए हमारे पास जो OH की पी है वो जल्दी आ जाती है, डाउन फील्ड आ जाती है। और हमारे पास जो CH2 के प्रोटॉन है, अब हमें पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से हाई होती है। सो हमारे पास जब भी CH2 एक तो ये है कि हमारे पास ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट भी है, तो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता है। तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, हाई होगा, तो वो अपनी तरफ से इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इधर से इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा तो हमारे पास जो CH2 वाली कार्बन होगी ये भी क्या हो जाएगी, इसके इलेक्ट्रॉन भी डेंसिटी कम हो जाएगी, जब इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, इतनी कम नहीं होगी, क्योंकि ये जो प्रोटॉन हमारे अटैच है ये उस कार्बन के साथ अटैच है जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है। यहाँ जो प्रोटॉन थे वो डायरेक्टली अटैच था ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहाँ जो प्रोटॉन है वो उस कार्बन के साथ अटैच है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो हमारे पास इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ से पूरी हो गई, यहाँ हो रही है, तो हमारे पास ये क्या होगा, उसके बाद CH2 की भी कर जाती है। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, वो 3 कार्बन डिक्रीज करता है, या इंडक्टिव इफेक्ट मजीद डिक्रीज करेगा। हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आई होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ा उससे कम होगी, यहाँ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो हमारे पास जो CH3 के प्रोटॉन थे वो क्या थे, उन्हें इलेक्ट्रॉन ने शील्ड कर लिया था, इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट कैसे, हमारा जो CH3 के प्रोटॉन थे उनको रेजोनेंस में लाने के लिए हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड 60 मेगाहर्ट्ज देना चाहिए था, लेकिन हमें हाई देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली CH3 के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वहाँ कोई ग्रुप ऐसा अटैच नहीं है
जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वर्क कर सके। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा कि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हाई मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा। दैट इज वाई हमारे पास जो CH3 की पीक है वो हाई फील्ड में आ रही है, CH2 की इधर आ रही है, तो OH की पीक हमारे पास डाउन फील्ड में आती है। दूसरे ऑप्शन हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो CH3 के प्रोटॉन थे वो शील्डिंग थे, इसलिए को हम शील्डिंग रीजन भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, शील्डिंग रीजन होगा, अप फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ होगा। और जो डाउन फील्ड रीजन है हम ये कह सकते हैं यहाँ हमारे जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने हमारे प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड से नहीं बचाया, हम ये कह सकते हैं डाउन फील्ड रीजन डी शील्डिंग रीजन। ये हमारे पास क्या होता है, डी शील्डिंग रीजन। सो हमारे पास टू रीजन होते हैं बेसिकली, एक शील्डिंग रीजन होता है, एक डी शील्डिंग रीजन होता है। अब शील्डिंग इफेक्ट आया क्यों, शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं, मैंने बता दिया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डेड, वो क्या करते हैं, जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो वो स्पिन करते हैं, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होता है कि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं। जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे तो सपोज करें हमारे पास ये वाला जो हाइड्रोजन था, इसको अगर हमें रेजोनेंस में लाना है तो ये पहले तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको वो क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। उसके बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो 60 मेगाहर्ट्ज से हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। 60 मेगाहर्ट्ज पे इसको ऑब्जर्व करना चाहिए था, बट क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है बेसिकली, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस तरह से मूव कर रही है कि वो हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है। तो मीन हमारे पास प्रोटॉन को वो शील्ड कर रही है, जब वो शील्ड कर रहे हैं तो वो अप फील्ड में चला जाता है। जब वो डी शील्ड करते हैं, जब कोई ऐसे ग्रुप अटैच जाते हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, वहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर ली, तो हमारे पास वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली हमारे प्रोटॉन को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से नहीं बचा पाते, तो वो क्या हो जाता है बेसिकली हमारे पास डाउन फील्ड में रहता है, वो जल्दी रेजोनेंस शो करता है। जबकि CH3 के प्रोटॉन शील्डेड थे, तो उनको हमें रेजोनेंस में लाने के लिए क्या करना होता है, हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ा। सो हमारे पास दूसरा रीजन हमने ये देखी कि हमने OH की भी पहले क्यों आती है CH2 की, उसके बाद CH3 की क्यों होती है, तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ होता है बेसिकली कुछ इस टाइप का भी नहीं मिलता, 3 पीक तो मिलती है लेकिन OH की पहले भी मिलती है, बट हमें क्या होता है कि वो ये जो पीक होते हैं बेसिकली पीक लाइट में डिवाइड हो जाती है। अब वो पीक लाइट कुछ इस तरह टाइप की होती है, मैं आगे आपको करके दिखाता हूँ। अब ये 3 पीक है बेसिकली, ये पीक लाइट में डिवाइड हो जाती है, ये क्यों होती है इसके लिए ना देखते हैं। सो हमारे पास बेसिकली 3 पीक मिली थी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में, हमने कहा एथेनोल की। हमारे पास जो फार्मूला था वो CH3 CH2 OH था। हमने कहा कि जहाँ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास एक प्रोटॉन OH की मिली, दूसरी हमें मिली CH2 की मिली, 3 मिली, क्योंकि तो तीनों का केमिकल एनवायरनमेंट क्या है हमारे पास डिफरेंट है। और इनमें क्या मिली, CH3 की मिली, यहाँ वी डॉट लुक पाया है। तो हमने कहा ये वाला रीजन जो होगा ये डाउन फील्ड रीजन होगा, डाउन फील्ड है, और यहाँ इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है, तो ये वाला रीजन हमारे पास क्या होता है, आप फील्ड होते हैं। और हमने इसको कहा कि आप फील्ड रीजन को शील्डिंग रीजन भी कहती है, और डाउन फील्ड रीजन को हम क्या कहते हैं, डी शील्डिंग रीजन भी कहती है, डी शील्डिंग रीजन। सो बेसिकली हमारे पास जो पीक होती है बेसिकली क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो पीक होती है बेसिकली OH की हमें ऐसे ही मिलती है। और हमारे पास जो CH2 की पीक होती है वो हमारे पास कुछ किस टाइप की देखने को मिलती है। और हमारे पास जो हाइड्रोजन की पीक होती है वो हमारे पास कुछ CH2 की पीक आ गई, और CH3 की जो पीक होती है हमारे पास वो कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। सो बेसिकली हमारे पास ये पीक है, ये जो पीक थी ये पीक लाइट में क्यों डिवाइड हुई है, इसकी क्या रीज़न है। इसका ये होता है कि जैसे हमने पढ़ा है ना कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो स्पिन करते हैं, उनकी स्पिन कुछ ऐसे होती है, उनका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं। तो सेम रीज़न ये है कि हमारे पास जो प्रोटॉन है ना उनका जो एक तो वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को शिफ्ट आउट कर रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं बेसिकली वो उनके जो नेबरिंग प्रोटॉन होता है उनका भी असर होता है। इस फिनोमेना को कहते हैं स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। इस फिनोमेना को कहते हैं स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। ये क्या होती है बेसिकली, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग ये होती है कि हमारे पास जब भी हम अपने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हाई करते हैं, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हाई करने का मतलब ये है कि हम जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हाई करेंगे, हमारे पास जो नेबरिंग प्रोटॉन होते हैं इसकी जो स्पिन होती है उसके नेबर की वजह से क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इसकी जो होगी इसकी वजह से स्प्लिट हो जाएगी। तो हमारे पास जितने भी प्रोटॉन होते हैं उनके नेबर में जितने प्रोटॉन होते हैं उसकी वजह से क्या होती है, स्पिन स्प्लिट आउट हो जाती है।
अब हमें ये देखना है कि इसके मतलब 1 2 3 4 जिससे हम पेयर रह सकते हैं क्वांटेट 1 2 3 से हम रह सकते हैं ट्रिपलेट। ये हमारे पास सिंगलेट है। OH की सिंगलेट क्यों आई और इसकी क्या है हमारे पास क्वांटेट क्यों आई और इसके हमारे पास ट्रिपलेट क्यों आई। हमने कहा कि हमारे पास कोई भी प्रोटॉन होता है उसके नेबर में जितने प्रोटॉन होते हैं उसकी वजह से हमारे पास जो उस प्रोटॉन के जो पीक होती है वो पीक लाइट में डिवाइड हो जाती है। या वो पीक लाइट में डिवाइड हो जाएंगे तो इसी हम क्या करेंगे स्पिन स्प्लिटिंग। और वो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे वो हमारे पास N+1 रूल होता है। N+1 रूल बेसिकली क्या होता है वो ये कहते हैं कि N हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। जो सपोज करें हमारे पास CH3 था इसके अराउंड में कितने हाइड्रोजन एटम है इसके नेबर में 2 हाइड्रोजन एटम है तो ये हम 2 पुट कर देंगे +1। तो इसकी क्या फिगर आएगी हमारे पास ट्रिपलेट आएगी। तो ट्रिपलेट क्या होगी हमारे पास CH3 की फिगर होती है वो क्या होती है बेसिकली ट्रिपलेट आती है क्योंकि इसके नेबर में 2 प्रोटॉन है। और हमारे पास जो CH2 है CH2 को देखते हैं ना हमारे पास इसकी नेबर में कितने प्रोटॉन है 3 प्रोटॉन है। अगर ये 3 प्रोटॉन है तो N+1 रूल के अकॉर्डिंग 3 + 1 = 4 हमारे पास क्या आ जाएगी क्वांटिटी आ जाएगी। और वो क्वांटिटी हमारे पास ये वाली है CH2 की। और हमारे पास जो H है इसकी नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं है। जब इसकी नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं है तो ये क्या करेगा बेसिकली सिंगलेट शो करेगा। तो और ये क्या होता है ये OH के हमारे पास ट्रिपल रहती है। हमारे पास जो पीक होती है बेसिकली वो पीक लाइट में क्यों डिवाइड हो जाती है इसकी रीज़न यही है कि हमारे पास जो प्रोटॉन होता है उसका जो नेबर प्रोटॉन आता है उसकी वजह से उसकी जो स्पिन होती है वो स्प्लिट हो जाती है मीन वो पीक लाइट में डिवाइड हो जाती है और स्पीड कहते हैं हम स्पिन स्प्लिटिंग। और हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हमारे पास इसकी ट्रिपलेट या क्वांटेट मैंने बनाई है तो हम N+1 रूल लगाएंगे। N क्या होता है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है उस वो प्रोटॉन जो ये वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो उसके नेबर में पाए जाते हैं। सपोज करें CH3 था इसके जो नेबर ऑफ प्रोटॉन थे वो 2 थे तो हमारे पास 2 प्रोटॉन थे तो हमने क्या किया 2 इधर पुट कर लिया +1 तो CH3 की क्या आ गई 3 वैल्यू आ गया तो हम कहेंगे इसकी ट्रिपलेट होगी। और CH2 की जो भी वो क्वांटिटी आ रही है क्वाड्रेंट कह सकते हैं या क्वांटिटी कह सकते हैं हम इसे। तो वो क्यों आई बेसिकली क्योंकि हमारे पास N+1 रूल के अकॉर्डिंग इसके 3 प्रोटॉन थे N+1 क्वांटिटी कहते हैं। H के जो नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं था तो वो क्या करेगा बेसिकली हमारे पास सिंगलेट शो करेगा। अब नेक्स्ट मेथड ये रह जाता है कि हमारे पास हमें पी पता कैसे चला कि हम पी कैसे बनाएंगे क्वांटिटी आप इस तरह कैसे बनाएंगे। इससे 2 पीक इक्वल है फिर ये 2 पीक इक्वल है इसमें एक पीक बड़ी है इसमें एक पीक छोटी है। मतलब ये पीक की इंटेंसिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे उसके लिए हमारे पास होती है पास्कल ट्रायंगल। वो पास्कल ट्रायंगल ये बताएगी कि हमारे पास जो पीक होती है उसकी इंटेंसिटी कैसे डिसाइड करेंगे। सो पास्कल ट्रायंगल को हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो पास्कल ट्रायंगल होती है बेसिकली वो हमारे पास पास्कल ट्रायंगल हमारे पास क्या बताया कि हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास पीक लाइट में स्पिन स्प्लिटिंग का फिनोमेना हुआ है उसको वो क्या करेंगे बेसिकली डिसाइड करेंगे पास्कल ट्रायंगल हम बताएंगे। पास्कल ट्रायंगल हम कैसे बनाते हैं ये हमारे पास 1 इधर 1 ले लेंगे हम N पे 1 1 रखेंगे 1 1 अगेन क्या करेंगे 1 इधर आ जाएगा 1 1 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अगेन क्या करेंगे 1 इधर रखेंगे 2 और 1 3 हो जाएंगे 2 और 1 3 हो जाएंगे और ये 1 इधर। फिर क्या करेंगे आप 1 इधर रखेंगे 3 और 1 4 हो जाएंगे 3 और 3 6 हो जाएंगे 3 और 1 4 हो जाएंगे और 1 इधर रखेंगे। सेम वो क्या करेंगे नेक्स्ट 1 इधर रखेंगे 4 and 1 5 हो जाएगा 6 and 4 10 हो जाएगा 6 and 4 10 हो जाएगा 4 and 1 5 हो जाएगा और ये 1 इधर रखेंगे। हमारे पास ये क्या होगी सिगरेट की पीक होगी जो इसमें एक की वैल्यू है और ये हमारे पास डबलेट की पीक हो जाएगी और ये हमारे पास ट्रिपलेट की पीक हो जाएगी। ये हमारे पास क्वाड्रेट की पीक हो जाएगी इंटेंसिटी और ये हमारे पास पेंटेट की पीक हो जाएगी और ये हमारे पास सेंसिट की पीक हो जाएगी। हम इसको ट्राई कैसे करेंगे इस 1 है तो हमने क्या करेंगे हमारे पास कुछ इस टाइप की पीक आती है। अब डबलेट होती है इन दोनों की इंटेंसिटी सेम है 1 1 तो हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वल बनाएंगे ऐसे ये हमारे पास डबलेट हो जाएगी। डबलेट कैसे बनाएंगे सबसे पहले 1 है उसके बाद उसकी जो इंटेंसिटी डबल होती है फिर वो बाद में इसके अकॉर्डिंग इस तरह बना देंगे ये ट्रिपलेट की पीक होगी। क्वाड्रेटिक कैसे डिसाइड करेंगे इसकी इंटीग्रेशन होती है 1 पहले 1 फिर 3 फिर 3 फिर 1 इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या हो जाएगी बेसिकली क्वाड्रेट की पीक हो जाएगी। और हमारे पास पेंटेट की पीक होती है वो हमारे पास पहले 1 होती है 1 फिर हमारे पास 4 होती है और फिर हमारे पास 6 होती है और फिर हमारे पास 4 होती है और फिर हमारे पास 1 होती है। तो इस तरह हम क्या करेंगे इसकी क्वाड्रेट पेंटेट की पीक ड्राइव बनेंगे और इसी तरह हम क्या करते रहेंगे बेसिकली आगे जो सेंसेट की पीक होगी वो भी हम क्या करेंगे इसी तरह से क्या बनेंगे। हम पीक की इंटेंसिटी कैसे डिसाइड करते हैं बेसिकली हमारे पास पास्कल ट्रायंगल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड हमने कहा है हमारे साथ मैग्नेटिक फील्ड होता है बेसिकली वो कुछ किस तरह से बढ़ रहा है डायरेक्ट फॉर ये 1 years
और जब हमारे पास भी नॉट क्या इंक्रीज कर रहे हैं। सपोज करते हैं हमने कहा कि हमारे पास इतना ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, वो क्या करेगा बेसिकली, वो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड के अपनी तरफ खींच लेगा। जब अपनी तरफ खींच लेगा तो उसकी वजह से हमारे पास जो प्रोटॉन होगा वो क्या करेगा, डी शील्ड रीजन में चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था उसके मैग्नेटिक फील्ड उसे बेसिकली हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से बचाया रही है। जब हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से बचाएगा नहीं तो वो क्या करेगा, जल्दी रेजोनेंस शो करेगा। सपोज करते हैं हमारे पास एक क्लोरोमीथेन था और एक हमारे पास क्लोरोमीथेन। सो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो फ्लोरीन की हाई होती है। अगर वो फ्लोरीन की हाई होती है तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करने का अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा फोल्ड आउट करेगा, इट मीन ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करेगा तो जहाँ इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जो मैग्नेटिक फील्ड से हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वो अपोज करता है। तो ये जो होगा जल्दी रेजोनेंस शो करेगा, इट मीन ये डाउन फील्ड आ जाएगा। हमने कहा हमारे पास ये वाला रीजन जो है बेसिकली ये डाउन फील्ड है, ये डाउन फील्ड रीजन है, और ये वाला रीजन हमारे पास है बेसिकली हमारे पास अप फील्ड रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ जो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड क्या करिए इंक्रीज कर रही है। हमने कहा अप फील्ड को हम शील्ड रीजन भी कहते हैं और डाउन फील्ड को हम क्या कहते हैं, डी शील्ड रीजन भी कहते हैं, डी शील्ड रीजन। सो हमारा जो फ्लोरीन है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचा है तो ये क्या करेगा, डाउन फील्ड आ जाएगा। इसकी पीक जो होगी वो क्या आएगी, डाउन फील्ड आएगी, और इसकी पीक जो आएगी बेसिकली वो हमारे पास क्या आएगी, अप फील्ड आ जाएगी। तो हमारे पास इनका डिफरेंस होता है बेसिकली। सपोज करते हैं अगर ये क्या कर रहा था 200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसकी मैच हो रही थी हाई फील्ड पे, और इससे हम सपोज करते हैं हमारा जो रेडी वेव फ्रीक्वेंसी भी हमने एक सेट की हुई थी 150 हर्ट्ज। हमने जो फ्रीक्वेंसी थी रेडी वेव की 150 हर्ट्ज, मतलब फिक्स ही वाला यूज करते हैं रेडी फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेते हैं, फिक्स आउट कर लेते हैं। तो हमारा जो ये था 200 मेगाहर्ट्ज से किया है, क्योंकि हमारा जो बेसिकली फ्लोरीन था वो इलेक्ट्रोनेगेटिव था एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड था कुछ इस तरह से प्रोड्यूस हुआ कि हमारा जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड था, सपोज हमने नॉर्थ एंड साउथ बोल दिया बी नॉट, उसको इसने क्या किया है, मतलब अपोज किया। सो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, और सपोज करते हैं ये 150 हर्ट्ज पे जाके 150 मेगाहर्ट्ज पे इसे फ्रीक्वेंसी शो की। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, अगर इसको 150 100 और 150 में से निकाल ली तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है बेसिकली वो 50 हर्ट्ज का आता है। डिफरेंस जो होगा वो हर्ट्ज में होगा, और हम देखते हैं हमारे पास जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर रही है, बेसिकली मेगा हर्ट्ज में अप्लाई कर रही है। और जो हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या की हुई है, हमने 150 मेगा हर्ट्ज हर्ट्ज नहीं होगा बेसिकली मेगा हर्ट्ज अभी क्या किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है। तो जहाँ हम बिलियन मेगा का मतलब है 10⁻⁶ हर्ट्ज, 10⁻⁶ हर्ट्ज का मतलब है 10 लाख हर्ट्ज, 10 लाख हर्ट्ज का मतलब है 1 मिलियन हर्ट्ज। सो हमारे पास जब इतनी फ्रीक्वेंसी है और इस फ्रीक्वेंसी में ये जो छोटा सा डिफरेंस है ये क्या है, बहुत थोड़ा है। हम इतने ज़्यादा मतलब जिस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे हम क्या कर रहे हैं, अपना NMR स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, वहाँ बीच में डिफरेंस आ रहा है, दोनों के बीच में बहुत कम आ रहा है, जो कि हर्ट्ज में है वो 50 हर्ट्ज के हैं। हमारे पास वो क्या वैल्यू करते हैं, हमें वो वैल्यू जो होती है बेसिकली इतनी ज़्यादा वैल्यू में छोटी वैल्यू कंसिडर नहीं होती। सो हम क्या करते हैं, किसी भी न्यूक्लियाई का हमारे पास इस तरह क्या करते हैं, कोई एक्यूरेट एंड प्रिसीजन वैल्यू नहीं निकाल सकते कि हमारे पास वो किस फ्रीक्वेंसी पे क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम बात है। अगर डिफरेंस बहुत कम है तो जहाँ हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारी मेगा हर्ट्ज में है और जो डिफरेंस है हर्ट्ज में है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस लेते हैं। हमारे पास जो रेफरेंस होता है बेसिकली रेफरेंस हम कहते हैं हमारे पास TMS है। CMS क्या होता है, हमारे पास टेट्रामिथाइन सिलेन, इसका स्टडी कुछ इस तरह से होता है। हम एक रेफरेंस लेते हैं, अब हमारे पास एक ये रेफरेंस होगा, अब इस रेफरेंस के हिसाब से हम हमारे जो दूसरा हमारा सैंपल होगा, कोई भी हमारे पास कंपाउंड होगा, उसका क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। मीन जितना ये ऑब्जर्व करेगा और जितना हमारा सैंपल ऑब्जर्व करेगा उसमें से माइनस करके, सपोज करेंगे हमारे पास रेफरेंस H रेफरेंस कहते हैं, और हमारे पास जो सैंपल था, हम सैंपल का मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम रेफरेंस से माइनस करेंगे H रेफरेंस माइनस H सैंपल ओवर H रेफरेंस। तो
ये भी हर्ट्ज में आ रहा है, सैंपल का भी हर्ट्ज में आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है मेगा हर्ट्ज डिफरेंस करेंगे तो हर्ट्ज में होता है, और नीचे क्या होता है मेगा हर्ट्ज होता है। तो इसको कहते हैं हम डेल्टा पीपीएम। ये जो रेशो होती है बेसिकली इसे कहते हैं हम डेल्टा पीपीएम। सो हमारे पास हमने टीएमएस क्यों लिया? टीएमएस इसलिए लिया कि हमारे पास किसी भी, हमने कहा कि इसमें जो डिफरेंस आता है वो बहुत छोटा आ जाता है। जब डिफरेंस बहुत छोटा आ जाता है तो इसको एक्यूरेट, किसी भी लीव एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वैल्यू मेजर करने के लिए वो किस मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करता है, हमें क्या होता है बेसिकली वो हम मेजर नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं रिलेटिव मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हाइड्रोजन का हम क्या करते हैं 0 कंसीडर करते हैं, और हम क्या करते हैं उसके हिसाब से बाकी एटम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसी का भी नहीं निकाल सकते, हम रिलेटिव मेजरमेंट करते हैं। किसी का हम कोई रेफरेंस लेते हैं, उस रेफरेंस के हिसाब से वो कितना ऑब्जर्व करता है उसमें से माइनस करके डिफरेंस पर यूनिट लेते हैं। जैसे डिफरेंस पर यूनिट के हिसाब से लेंगे तो ये वाली जो रेशो होती है, जो हमारे पास क्या होती है डेल्टा पीपीएम होती है। दैट इज वाई कि हमारे पास जब भी हमारे पास ग्राफ होता है, जब एन आर फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो हमारे पास जो एन आर फ्रीक्वेंसी होती है वो पीपीएम के फॉर्म में होती है। वो क्यों होती है डेल्टा पीपीएम के फॉर्म में? वो इसलिए होती है कि हमारे पास जो, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड खेलते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं ना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। उसको हम उसकी ना एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो हमें इस मसले सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम एक रेफरेंस लेते हैं। अब जो रेफरेंस होता है वो हमारे पास एन एम स्पेक्ट्रम में वो टीएमएस होता है, टेट्रा मिथाइल सीलिन। और इसको क्यों लेते हैं रेफरेंस? इसको ये है कि इसमें जो 12 प्रोटॉन है, 3, 3, 6, 3, 9 एंड 12 प्रोटॉन, ये 12 प्रोटॉन इक्वलेंट प्रोटॉन है। इक्वलेंट प्रोटॉन का कंसेप्ट मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये बताना चाहिए इक्वलेंट प्रोटॉन वो होते हैं जो सेम टाइप ऑफ कार्बन से अटैच हो और सेम एटम है अटैच हो। ये 3 प्रोटॉन sp3 कार्बन से अटैच है, सिलिकॉन से अटैच है। सेम ये 3 प्रोटॉन बेसिकली वो सिलिकॉन से अटैच है। अब इस 12 प्रोटॉन होता है, जब भी हमारे पास इक्वलेंट प्रोटॉन आते हैं, और ये 12 प्रोटॉन हमें कैसे पहचानेंगे स्पेक्ट्रम में? और जो 12 प्रोटॉन है इनके जो हैमर में कोई प्रोटॉन भी नहीं है तो वो स्पिन स्प्लिटिंग करेंगे नहीं, H+1 रूल आने लगेगा। वो क्या करता है बेसिकली हमारे पास 12 प्रोटॉन की एक इंटेंस पीक आती है हमारे स्पेक्ट्रम में कुछ इस तरह से। जब इस तरह से हमारे पास 12 प्रोटॉन की इंटेंस पीक आती है तो लगता है कि हाँ क्या कोई हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें हम बेसिकली हमारे पास क्या है इक्वलेंट प्रोटॉन है, और इक्वलेंट प्रोटॉन वो 12 प्रोटॉन की एक ही पीक आएगी। एक पीक इसलिए आएगी क्योंकि ये सिग्नल शो कर रही है, और वो लार्ज पीक आएगी। लार्ज पीक मतलब टाल पीक, क्योंकि यहाँ 12 प्रोटॉन है और वो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास 12 प्रोटॉन इक्वलेंट है। और इसको हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो 12 प्रोटॉन है ये शील्डेड है, यहाँ कोई ऐसा एटम अटैच नहीं है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ अटैच नहीं है तो जहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, वो भी इवॉल्व करेंगे। उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। जब वो अपोज करेगा, इसको अगर हमने लेना है तो ये क्या करेगा, हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड से नहीं मीन ये जो टीएमएस होता है हमारे पास, ये यहाँ ऑब्जर्व करता है टीएमएस। ये हमारे पास क्या है बेसिकली टीएमएस इधर ऑब्जर्व कर रहा है, टीएमएस टेट्रामिथाइल सीलिन। अब टेट्रामिथाइल सीलिन हमारे पास हाई मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व कर रहा है। अब हमारे पास क्लोरोमीथेन होगा या फ्लोरोमीथेन होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा वो हमें बताएगा कि इसका डिफरेंस क्लोरो पे यहाँ रेफरेंस है, यहाँ इतना है, और फ्लोरो कितना है वो हमारे पास ये डिफरेंस वो इतना है। और जो ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस को हम कहते हैं डिफरेंस पार जो कहते हैं डेल्टा पीपीएम। हमें क्या होता है बेसिकली हमारा जो रेफरेंस है, अब रेफरेंस क्या कर रहा है, हाई मैग्नेटिक फील्ड पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जिस तरह हमने कहा कि हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मानते हैं क्योंकि उसके रेफरेंस वो रेफरेंस होता है हमारे पास, और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं फिर हमारे जो दूसरे आइटम होते हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है इस लाइन में, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इंक्रीज कर रहा है। टीएमएस का शील्ड था उसने हाई मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व किया। अब हमारे पास डेल्टा पीपीएम होता है, इसको हम 0 मानेंगे तो इसके हिसाब से आगे क्या करेंगे, हम वैल्यू और रैंडम मेजरमेंट लेंगे। तो 0 पीपीएम, 1, 2, 3, 4 पीपीएम। सो पीपीएम जो कि बेसिकली इधर इंक्रीज करेगी। ये कंसेप्ट समझने वाला है कि हमने रेफरेंस को 0 माना है। अब इसके हिसाब से क्या करेंगे, दूसरे जो हमारे पास कोई भी हमारे पास कंपाउंड होगा उसका हम क्या करेंगे, उसके एनएमएस फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। क्योंकि ये हाई भी ऑब्जर्व कर रहा था, जब हाई पे ऑब्जर्व कर रहा था तो हमें इसको 0 पे लिया, और बाकी जो हम इससे हम माइनस करके ऑब्जर्व करेंगे, मतलब उसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास जो पीपीएम वैल्यू है हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा पीपीएम जो हमारे पास होता है बेसिकली वो डेल्टा पीपीएम हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली रिलेटेड होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड हाई होगा तो डेल्टा पीपीएम लो होगा, क्योंकि टीएमएस हाई पे ऑब्जर्व करता है, उसकी जो डेल्टा पीपीएम वैल्यू 0 है होती नहीं है, लेकिन हम मानते हैं क्योंकि हमारे पास ये रेफरेंस है, उसके रेफरेंस के हिसाब से हम दूसरे एलिमेंट का लेना होता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हम कहते हैं हमारे पीपीएम 2 पीपीएम 3 पीपीएम, क्योंकि हमारे पास जो लाइन होती है बेसिकली हमारे पास डेल्टा पीपीएम होती है।
और डेल्टा पीवीएम को केमिकल शिफ्ट भी कहते हैं, केमिकल शिफ्ट भी कहते हैं। सो रेफरेंस हमने जीरो माना है, तो जहाँ मैं कहते हैं आई होगा डेल्टा पीवीएम की वैल्यू वहाँ लो होगी, इसका जो रिलेशन होता है वो यूनिवर्सली होते हैं। तो हमने क्या करना है, बेसिकली हमने एक रेफरेंस लेना है। रेफरेंस क्या करेगा हमारा, क्योंकि रेफरेंस हमने टेट्राम एनसी ले लिया क्योंकि हमारे सैंपल के साथ रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट होता है। और इससे जो 12 प्रोटॉन है शील्डेड है, तो वो जब 12 प्रोटॉन शील्डेड है तो वो हाई मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जर्व करेंगे। और हाई मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जर्व करेंगे तो इसका जो इसको रेफरेंस लिया तो इसको जीरो मान देंगे। और अब बाकी जो हमारे पास कोई भी सैंपल होगा फिर कैसे हम एच नॉट निकालेंगे लेंगे, इसमें से माइनस काट के। अब जो यहाँ जब ऑब्जर्व कर रहा होगा उस टाइम जो सैंपल ऑब्जर्व कर रहा होगा और जो रेफरेंस होगा उसको जब इस नाम डिफरेंस पर लेते हैं तो ये हर्ट्ज में आता है और ये मेगा हर्ट्ज में आता है। हमारे पास क्या होता है, डेल्टा पीवीएम वैल्यू हो जाती है। और डेल्टा पीवीएम हमारे पास क्या होता है, बेसिकली केमिकल शिफ्ट से कहते हैं। और डेल्टा पीवीएम क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो डिक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ वैल्यू जो है वो इधर से इधर इंक्रीज हो रही है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ इंक्रीज हो रही है। तो जो डेल्टा पीवीएम हमारे पास होता है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के रिवर्स से रिलेटेड होता है। तो जितना ज़्यादा हमारे पास मतलब वो फ्लोरो वाला रीजन होगा, फ्लोरो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट मीन कि हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर रहा है तो वो जल्दी मैग्नेटिक फील्ड पे ऑब्जर्व करेगा, हाई मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा, लेकिन लो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा, सॉरी, एज कम्पेयर टू स्लो रेंज। तो जब वो लो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा तो उसकी जो पीपीएम वैल्यू होगी वो क्लोरीन से क्या होगी, हाई हो। उधर जो डेल्टा पीवीएम है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हमारी रिवर्सली रिलेटेड है। डेल्टा पीवीएम यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली वो यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो फ्लोरीन के साथ प्रोटॉन अटैच होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है बेसिकली हमारे पास वो 4.1 से 4.8 पीपीएम दे आती है। और हमारे पास जो क्लोरीन की वैल्यू है वो हमारे पास आती है 3.1 से 4.1 पे आती है। और इसी तरह जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर देंगे, सपोज करें हमारे पास इसके बाद क्लोरीन के बाद हमारे पास ब्रोमीन आ जाता है, उसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है डेल्टा पीपीएम वो हमारे पास आती है 3, वो उसकी वैल्यू हमारे पास आती है बेसिकली वो हमारे पास आती है 2.7 से 4 पीपीएम। क्योंकि हमारे पास होता है ब्रोमीन होता है, सॉरी आयोडीन लगाती है, ब्रोमीन होता है 10 इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। अगर हमारे पास आयोडोमीथेन होता है तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो उसकी वजह से उसका जो होता है बेसिकली हमारे पास वो 2 से 4 पीपीएम के बीच में उसकी क्या होती है, वैल्यू आती है। ठीक है, 2 से 4 पीपीएम का मतलब ये है कि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ हाई है। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी वो क्या करेगा, हाई मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा। अब हाई मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा तो टीएमएस वैल्यू क्योंकि इधर इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर इंक्रीज हो रही है, तो वो लो पीपीएम पे चला जाएगा, 2 पे चला जाता है, ये 2.7 पे आ जाता है, ये 3.1 पे और ये हाई पीपीएम पे आ जाता है। क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, जब वो उसको डी शील्ड कर देगा वो डी शील्ड रीजन में आ जाएगा, डाउन फील्ड रीजन में आ जाएगा, तो हमारे पास डेल्टा पीपीएम की वैल्यू होगी इंक्रीज होगी। क्योंकि जो डेल्टा पीपीएम है वो डाउन फील्ड की तरह इंक्रीज कर रहा है और फील्ड की तरह क्या हो रहा है, रफ पर डिक्रीज कर रहा है। तो हमने ये लिया कि हमारे पास हमारे फ्रीक्वेंसी होती है वो डेल्टा पीपीएम के होते हैं। ये हमने रीजन पढ़ी, क्योंकि हम किसी भी न्यूक्लियाई का पेपर में जो डिफरेंस होता है वो कम होता है, तो हम भी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी की भी फाइंड आउट ला सकते हैं। हमें रिलेटिव मेजरमेंट करनी पड़ती है, रिलेटिव करनी हमें क्या करना पड़ता है, रेफरेंस लेना पड़ता है। रेफरेंस हमारी क्या होता है, टीएमएस होता है, टीएमएस हमें इसलिए लेता है उसमें जो 12 प्रोटॉन है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन लेते पड़ते हैं, यहाँ 12 प्रोटॉन है, हम जिनका से 12 सिंगल लगाएंगे, जितने नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन होती है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन आर डिफरेंट थिंग्स। ये जो नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन सेम है, 12 प्रोटॉन सेम है, तो 12 प्रोटॉन की सिंगल टाइप, क्योंकि इनके बीच में कोई हमने n+1 रूल पढ़ा है कि जितना कोई मतलब होगा तो जितना प्रोटॉन उसके करीबी प्रोटॉन हो उसमें n+1 के हिसाब से क्या निकाल लेते हैं, उनकी पेंटेट कॉन्टेक्ट या फिर ट्रिपलेट सिंगलेट इस तरह का डिफाइन करते हैं। फिर उनकी इंटेंसिटी को हम कैसे देखेंगे, वो इंटेंसिटी हमने कहा कि उनको उसको ड्रा कैसे करते हैं, हम उनकी इंटेंसिटी को बेसिकली उनकी इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो पास्कल ट्रायंगल बताती है, पास्कल ट्रायंगल मैंने आपको बता दी है। सो नेक्स्ट हमारे ये है कि हमने जितने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब जो डेल्टा पीपीएम है इसे कुछ वैल्यू फैक्टर होते हैं इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमने देखा कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर से क्या होता है, पीपीएम वैल्यू इफेक्ट हो रही है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी वैल्यू ये रही है, इसकी वैल्यू ये रही है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास होता है बेसिकली वो हमारे पास फैक्टर होता है हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट होता है, जो इस पीपीएम वैल्यू को इफेक्ट करता है, वो हम देखते हैं। आप
अब तक हमने ये स्टडी किया है कि हमारे पास जो डेल्टा पीपीएम होता है, वो ये याद रखना है कि डेल्टा पीपीएम जो है हमारे पास, ये हमारे पास डेल्टा पीपीएम है, और ये यूनिवर्सली रिलेटेड होता है किसके, हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली वो इधर इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ हम टीएमएस लेते हैं, और जो हमारे पास डेल्टा पीटीएम है बेसिकली वो इधर, इसको हम जीरो मानते हैं क्योंकि हम या इससे इसको रेफर लेते हैं, जिसके जो रिलेटेड फिर हम बाकी की वैल्यू फाइंड करते हैं। 0 पीपीएम, 1 पीपीएम, 2 पीपीएम, 3 पीपीएम एंड 4 पीपीएम, ये इधर इंक्रीज कर दें। सो ये हमारे पास क्या डेल्टा पीपीएम है। हमने कहा कि इसमें पहले तो हमारे पास जो फैक्टर करता है वो, हमने कहा कि हमारे पास ये अपफील्ड रीजन होता है, इसको हम शील्ड रीजन भी कहते हैं। और इधर जो रीजन होता है हमारे पास क्या होता है, डाउन फील्ड रीजन होता है, डाउन, और इसको हम डी शील्ड रीजन भी कहते हैं, डी शील्ड। सो डेल्टा पीपीएम में पहला फैक्टर जो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर, दूसरा जो होता है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर, हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट। वो कैसे इफेक्ट करते हैं, हमारे पास अल्केन्स होती हैं, हम अल्केन को इस तरह से डिजाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास अल्केन्स है। अब अल्केन भी 3 टाइप के हैं। ये जो अल्केन है ना, इसमें जो अल्केन में प्रोटॉन है वो प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट है, प्राइमरी कार्बन में वो एक कार्बोहाइड्रेट है। अब ये जो इसके साथ प्रोटॉन है वो क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बोहाइड्रेट है, वो 2 कार्बोहाइड्रेट है डायरेक्टली। और जो इस कार्बन का प्रोटॉन है वो क्या कर रहा है, वो 3 कार्बन से अटैच है, तो वो क्या टर्शरी प्रोटॉन है। अगर फिर टर्शरी कार्बन का प्रोटॉन है, और ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन का प्रोटॉन है, ये क्या हमारे पास प्राइमरी कार्बन का प्रोटॉन है। तो अब क्या होता है, हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम कहते हैं जो s कैरेक्टर होता है वो हमारे पास वो बहुत कम होते हैं, एस कैरेक्टर बहुत कम होता है। जब एस कैरेक्टर हमारे पास लो होगा, हमारे पास एस कैरेक्टर अगर लो होगा, तो एस न्यूक्लियस जो होता है, एस जो शेल होता है हमारे न्यूक्लियस के करीब होता है, अगर वो उसके न्यूक्लियस के करीब है तो वो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। हमारे पास जो एस जितना कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है उतनी ही डिक्रीज करती है। जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी इतनी, तो हमारा जो प्रोटॉन होगा वो शील्ड रीजन में आ जाएगा। जब वो शील्ड रीजन में आ जाता है तो वो हाई मैग्नेटिक फील्ड गुजार करेगा, हाई मैग्नेटिक फील्ड में दैट पीवीएम वैल्यू लो हो जाएगी। दैट इज व्हाई हमारे पास इतनी जो स्किन है वो क्या करते हैं, 0.7 से 1.7 पीपीएम पे शो करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ एस कैरेक्टर बहुत लो है। अल्केन में एस कैरेक्टर जो होता है वो कम होता है, और अल्कीन में एस कैरेक्टर 25% हो जाता है, जबकि अल्काइंस में जो एस कैरेक्टर होता है वो 50% हो जाता है। दैट इज वाई इस पे प्रोटॉन हम लोग वो शील्ड होंगे, तो वो शील्ड रीजन में चले जाएंगे, आपकी रीजन में चले जाएंगे, वो शील्ड रीजन में चले जाएंगे। हमारे पास जो पीपीएम वैल्यू होगी बेसिकली वो क्या करेगी, डिक्रीज करता है। तो डेल्टा पीपीएम जो होता है इसके इनवर्स रिलेटेड होता है। अब जो इसमें भी फर्क होता है, किसी में जो 1 डिग्री वाला होता है, 1 डिग्री वाला जो होता है ये शो करता है 0.7 से 1.4 पीपीएम शो करता है, जो 1 डिग्री कार्बन अटैच होता है प्रोटॉन। और जो 2 डिग्री वाला होता है वो हमारे पास 1.2 से 1.4 पीपीएम पे शो करता है। और जो हमारे पास टर्शरी वाला होता है ये हमारे पास शो करता है 1.4 से 1.7 पीपीएम पे। इसके रीजन क्या होती है, हमें पता है कि कार्बन जो होती है बेसिकली वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो जितनी ज़्यादा कार्बन होगी, अब टर्शरी कार्बन में 3 कार्बन है, 1 2 3, जितनी कार्बन ज़्यादा होंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो इस प्रोटॉन को क्या कर देगा, डी शील्ड कर देगा। जब वो डी शील्ड कर देगा तो वो क्या होगी, वो डबल फील्ड हो जाएगी और हाई पीपीएम में अब्जॉर्ब करेगी। दैट इज वाई 1.4 से 1.7 पीपीएम पे ये अब्जॉर्ब। तो अल्केन का जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है वो बेसिकली क्या होता है, 0.7 से 1 पॉइंट जहाँ तक वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास बेसिकली अभी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ये हमारे पास अनकेन्स्ड वैल्यू होती है। इसमें 1 डिग्री का मैंने बता दिया, 2 डिग्री का बता दिया। इसमें एस कैरेक्टर लो है, एस कैरेक्टर लो है तो नेगेटिविटी हमारे पास लो है। और इसका जो कपलिंग कांस्टेंट होते हैं ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। इसमें J3 कपलिंग होती है और वो 6 to 7 हर्ट्ज की होती है। ये मैं नेक्स्ट आपको ना इसकी बताऊंगा जब कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। अभी हमने ये देखा है इस कपलिंग कांस्टेंट में J3 होता है और वो 6 to 7 हर्ट्ज का होता है। नेक्स्ट हमारे पास अल्कीन्स आती है। अल्कीन्स हमारे पास कुछ इस टाइप की होती है।
ये हमारे पास एल्कीन्स है। अब एल्कीन्स में क्या होता है, बेसिकली एस करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जब एस करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज आ जाएगी तो हमारे जो एल्कीन्स की वैल्यू होती है वो 4.5 ppm से 6.5 ppm रहती है। ये हमारे पास एल्कीन्स की वैल्यू होती है। और इसमें जो कपलिंग होती है वो J2 कपलिंग भी होती है और J3 कपलिंग भी होती है। मेरे पास J2 J3 कपलिंग होती है और इसमें 11 to 18 हर्ट्ज की होती है। ये J3 कपलिंग 11 to 18 हर्ट्ज की होती है। और जो J2 कपलिंग होती है बेसिकली वो हमारे पास 4 to 3 हर्ट्ज की होती है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे हमारे पास कपलिंग J कपलिंग क्या होती है। अभी हमें ये देखना है कि हमारे पास एस करेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब एस करेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो हमारे पास 4.5 ppm से 6.5 ppm में वो वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्काइंस को। तो हमारे पास जो अल्काइंस वैल्यू होता है, अब अल्काइंस में अगर हम अल्काइंस को देखना चाहें, ये हमारे पास अल्काइंस है C111C। अब इसके बाद जो प्रोटॉन होता है बेसिकली, अब ये वाला जो प्रोटॉन है बेसिकली हमारे पास अल्काइंस में, इसमें एस करेक्टर क्या 50% है। एस करेक्टर क्या है हमारे पास 50% होता है। अब हमारे पास एस करेक्टर 50% है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई होगी तो हमारे पास वो डी शील्डिंग रीजन में चल जाएगा। डी शील्डिंग मीन वो हाई पीपीएम में ऑब्जर्व करेगा, बट होता नहीं है। इधर जो होता है हाई पीपीएम पे ऑब्जर्व करने की बजाय ये 1.7 ppm से 4.7 ppm पे चला जाता है। इसके रीजन क्या है बेसिकली हमारे पास, ये आप देखते हैं। ये फैक्टर होता है मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी, वो इसको एक्सप्लेन करें। मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी ये अभी डिस्कस करते हैं। इसकी वैल्यू जो थी वो आनी ज़्यादा चाहिए थी क्योंकि एस करेक्टर यहाँ 50% है। जब एस करेक्टर 50% होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो डी शील्डिंग चले वो हो जाएगा। डी शील्डिंग भी हमारे पास टीपीएम वैल्यू हाई भी चाहिए थी, लेकिन ये लो गेम चला जाता है 1.7 से 2.7 की। और दूसरा हमने अल्कीन्स को डिस्कस किया था। हमारे पास अल्कीन्स होते हैं बेसिकली, हमने कहा कि अल्कीन्स में ये हमारे पास अल्कीन्स है। अल्कीन्स में 4.5 से 6.5 ppm पे इसकी वैल्यू होती है क्योंकि यहाँ एस करेक्टर क्या होता है फेवर करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, ये तो हमारे पास जो इसे कहते हैं विनाइलिक हाइड्रोजन। इसे क्या कहते हैं विनाइलिक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। इसकी वैल्यू अभी 6.5 से 4.5 से 6.5 आएगी। अगर हमारे पास बहुत करीब एक ऐसा हाइड्रोजन है जो, अब ये वाला हाइड्रोजन जो अलीलिक हाइड्रोजन है। अलीलिक हाइड्रोजन क्या होता है बेसिकली हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन होती है, उस पर जो हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे पास कहते हैं लाइट हाइड्रोजन होते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है बेसिकली ये होती है हमारे पास 1.6 से 2.6 ppm के। सेम इसी तरह हमारे पास क्या होता है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन है ये हमारे पास H था। सपोज करिए एक कार्बन इधर आ जाती है, इस पर जो प्रोटॉन होगा इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1.6 ppm से 2.6 ppm। और ये क्या होती है लाइज है हाइड्रोजन मीन डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन हाइड्रोजन की वैल्यू 1.6 ppm से 2.6 ppm होती है। और एक और फैक्टर है हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास जो बेंजीन है ये हमारे पास बेंजीन है। अब बेंजीन का जो प्रोटॉन अटैच है डायरेक्टली वो भी sp2 कार्बन से अटैच है नो, मतलब वो भी अल्कीन वाला केस है। लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है एरोमेटिक प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 6.5 ppm से 9 ppm पे चल जाता है। इसकी क्या रीजन है ये भी देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो sp2 है ब्रैकेट एंड हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए थी 4.5 ppm से 6.5 ppm। बट एरोमेटिक जो बेंजीन हमारे पास है ये भी तो sp2 कार्बन है, इसलिए जो ब्रैकेट एंड हाइड्रोजन है इसकी वैल्यू शिफ्ट की हो जाती है। और जो विनाइलिक हाइड्रोजन की है उसकी इतनी होती है, जो अनालिक हाइड्रोजन होती है 1.6 से 2.6 ppm होती है। और हमारे पास जो अल्काइंस हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो बेसिकली हमारे पास 1.7 ppm पे से 2.7 ppm पे होती है। इसके रिजल्ट भी हमने देखनी है कि मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी क्या होती है। और ये जो अल्काइंस ना जो अलीलिक हाइड्रोजन होता है जो अल्फा कार्बन में होता है ये हमारे पास अल्काइंस अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन जो हाइड्रोजन होता है 1.6 ppm से 2.6 ppm पे ऑब्जर्व करता है। अब इसके रिजल्ट क्या होते हैं मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी क्या है। अब हमने ये देखना है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है हमारे जो एरोमेटिक प्रोटॉन है वो भी sp2 कार्बन से अटैच है, उसकी वैल्यू क्यों ज़्यादा हो गई है। और हमारा जो अल्काइन है बेसिकली
वो जो अल्काइन है हमारे पास, उसमें एस करेक्टर हाई था। एस करेक्टर हाई होने की वजह से उसे डी शील्ड में जाना चाहिए था, बट वो शील्ड रीजन में आ जाता है। इसकी रीजन क्या है? वहाँ मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी इफेक्ट है। इधर भी मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी प्ले करेंगे रोल, इधर भी मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी रोल प्ले करेगी। और जो डबल बॉन्ड के साथ डाइटिएटाइन हाइड्रोजन होता है उसकी वैल्यू 4.5 होती है। और जो अलाइड हाइड्रोजन होते हैं, जो डबल बॉन्ड के साथ वाले आयरन पे होते हैं, उनकी वैल्यू जो होती है हमारे पास 1.6 से 2.6 ppm होती है। सेम इसी तरह जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन होगी, उस पर जो अटैच हाइड्रोजन होगी 1.6 ppm से 2.6 ppm में गुजार करेंगे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारे पास मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी क्या है। और हमने कहा कि अल्कीन में जो कपलिंग कांस्टेंट मिलता है J3 का मिलता है, और जो अल्काइल्स में मिलता है ये हम J4 कपलिंग इसे कहते हैं। अल्काइन में J4 कपलिंग होती है। अब कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये याद रखो, J4 कपलिंग इसमें होती है, और ये होती है 2 से 3 आवर्स जो होती है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी क्या है। हमारे पास हमने कहा मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी की डिस्कस करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी ये क्या है मिस्त्री? हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास अल्काइंस का सिस्टम है, ठीक है, ये हमारे पास अल्काइंस है। हमने कहा कि इनकी वैल्यू जो होती है एस कैरेक्टर में 50% है। यहाँ एस कैरेक्टर जो है बेसिकली वो 50% है। अगर एस कैरेक्टर 50% है तो इट मीन ये हाई बी में ऑब्जर्व करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से उसे खींच लेना चाहिए था, तो वो डी शील्ड एनर्जी में चला जाते हैं, वो रेजोनेंस हाई शॉक जल्दी दिखा देते। बट ये लो पीवीएम में क्यों चला जाता है? मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डेल्टा पीवीएम होता है बेसिकली हमारे पास, डेल्टा पीवीएम हमारे पास रिवर्सली रिलेटेड होता है हमारे मैग्नेटिक सिस्टम। तो डेल्टा पीवीएम इसके लिए लो क्यों आता है? इसके रीजन क्या है? इट मीन यहाँ पे फैक्टर होता है मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी। मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी क्या होता है? हमारे पास जो फाइन इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने हमने कहा कि हमारे पास लोकल डायन मैग्नेटिक करंट होता है। वो क्या होता है? सिग्मा मॉड फैमिली इलेक्ट्रॉन देखे कि जब ये पोलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो रिवॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वो इस तरह से रिवॉल्व करते हैं कि हमारे पास वो जो मैग्नेटिक वो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोज आ जाता है। तो वो प्रोटॉन शील्डिंग होंगे, वो हाई मैग्नेटिक फील्ड पे चले जाएंगे, और जो प्रोटॉन डी शील्डिंग होंगे जहाँ को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाएगा वो क्या आ जाएंगे डी शील्डिंग में आ जाएंगे, और वो लो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेंगे। लो मैग्नेटिक फील्ड में वो हाई पीवी में ऑब्जर्व करेंगे। तो इधर भी एस का था, लेकिन इसमें पेन होते हैं मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी। मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी का मतलब ये है इधर भी लोकल मैग्नेटिक करंट रोल प्ले करेगा, बट वो पाई बार का रोल प्ले करेगा। पाई बार का जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे जब इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देंगे, सपोज करें मैंने ये मेरे पास ये नॉट था अप्लाइड मैग्नेटिक एजेंसी ये वाली, हमने इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दी है, ये हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी, ये इधर से इधर जा रही। तो बी नॉट हमने लिया, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से। हम फाइव इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। वो कुछ इस तरह से रिवॉल्व करते हैं कि वो लूप की फॉर्म में अपना करंट प्रोड्यूस करते हैं। ये कुछ इस तरह से लूप बनेंगे, इधर से भी कुछ इस तरह से लूप बनेंगे। अब एन का मतलब है डिफरेंट। जब वो फाइव इलेक्ट्रॉन जब उन्होंने घूमना स्टार्ट किया तो उन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा। एन का मतलब है डिफरेंट। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, और इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? टर्न आउट करना है, कैसे जा रहा है। और सेम इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, इधर टर्न आउट करेगा और फिर इधर से इधर चला जाएगा। अब हम यही देखते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन किस रीजन में है? ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है। यहाँ जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ रहा है और ये इधर जा रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी इफेक्ट है, ये हमारे जो प्रोटॉन है ये हमारे शील्डिंग रीजन में है। ये हमारे क्या? हमारे शील्डिंग रीजन में। शील्डिंग रीजन क्यों है? बेसिकली क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो हमारे पास इस प्रोटॉन को अगर हमें रेजोनेंस में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाई मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा। जब हाई मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा तो हमारे पास ये जो वैल्यू होती है बी नॉट की, वो क्या देती है? डेल्टा पी की वैल्यू वो लो रहती है। क्यों? पाई इलेक्ट्रॉन जब घूमेंगे तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि हर जगह पे एन के मतलब डिफरेंट, हर जगह पे डिफरेंट होगा, वो कुछ इस तरह से निकलेगा इधर।
ये वाला रीजन होगा शील्डिंग रीजन होगा हमारे पास, और ये वाला रीजन क्या होगा हमारे पास, डी शील्डिंग रीजन। भी यहाँ जो है वो बेसिकली हमारा जो ये क्या है, डी शील्डिंग रीजन। डी शील्डिंग रीजन क्यों है, क्योंकि डी शील्डिंग इसलिए है हमारा जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरह है और ये भी इधर जा रहा है। और जब ये वाला रीजन जो है हमारे पास शील्डिंग रीजन है, हम जो प्रोटॉन है बेसिकली वो हमारे पास शील्डिंग रीजन में आ रहे हैं। जब वो शील्डिंग रीजन में आ रहे हैं तो उसको हमें, अगर हमने रेजोनेंस फील्ड लाना है तो उसको हाई मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा। इसी तरह हमारे पास बेंजीन होता है, ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसे पाई बॉन्ड है, इसके हाइड्रोजन ये वाला है, ये वाला हाइड्रोजन 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 है। अब मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से प्रोड्यूस करता है लूप के फॉर्म में, जस्ट ये भी लूप के फॉर्म का रन करता है। कैसे होता है, ये इधर से आता है और इधर चला जाता है, सेम इधर से निकलेगा और इधर चला जाएगा। सपोज करें हमारे ये बी नॉट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से, जब बी नॉट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से थी, अब हम प्रोटॉन देखते हैं। अब प्रोटॉन जो है वो डी शील्डिंग में आ रहे हैं। यहाँ जो ये तो था अब उधर आ रहा था, यहाँ तो प्रोटॉन नहीं आ रहे हैं ना, अंदर की तरफ प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन तो हमारे पाइप की तरफ है। अब ये 6 प्रोटॉन है, sp2 के इधर जो अटैच होते हैं वो 4.5 से 6.5 ppm में ऑब्जर्व करते हैं। और इधर जो ये वाला प्रोटॉन है ये 6.5 ppm से 9.9 ppm तक क्यों चला जाता है। इसके रीजन ये है कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करें एक मैं न्यूक्लियर मैं हाइड्रोजन, और हमारे पास जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है अंदर, वो कुछ पहले ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है, और वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, वो उसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हाई कर रहा है। तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब जो हमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा वो हमें कम देना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है जो उसकी डायरेक्शन में है, जो उसको मतलब वो उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी उसकी जो हमने ऊपर 60 मेगाहर्ट्ज फिक्स की होती है, वो सपोज करें उसे 10 मेगाहर्ट्ज जो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसे 10 मेगाहर्ट्ज का कर रहा है, बेसिकली उसको प्रिसीजन करवा रहे हैं। हमें जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा वो लो देना पड़ेगा ना। जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लो देना पड़ेगा, जहाँ हमें 60 देना चाहिए था वहाँ हमें 50 देना पड़ेगा। जब हम डाउन द फील्ड आएंगे तो लो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि हमारे पास पीपी वैल्यू की आ जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि आज में भी कुछ ऐसा उस मैग्नेटिक फील्ड था, क्योंकि हमने कहा कि पाई बॉल से जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो लूप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। लूप क्या होती है, बेसिकली उसमें हर जगह पर डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स बाहर निकलती है, यहाँ जाती है, इधर से ऐसे निकलती है, ऐसे जाती है। अब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है हमारी कुछ इस टाइप से है, और हमारा जो प्रोटॉन है ये हमारे पास रीजन होगा डी शील्डिंग रीजन हो जाएगा, और ये वाला रीजन जो होगा हमारे पास शील्डिंग रीजन हो जाएगा। ये शील्डिंग रीजन है, ये हमारे पास डी शील्डिंग रीजन है। अब जो हमारे पास प्रोटॉन है वो डी शील्डिंग रीजन में आ रहे हैं, जब वो डी शील्डिंग रीजन में आ रहे हैं तो CPPM वैल्यू कर देते हैं, शिफ्ट कर जाएगी। sp2 कार्बन के साथ जो अटैच होता है वो 4.5 से 6.5 ppm में होते हैं, लेकिन जो बेंजीन के साथ प्रोटॉन अटैच होते हैं वो 6.5 ppm से 9.8 ppm में चले जाते हैं। सो हमारे पास रिलेट प्रोटॉन था बेसिकली वो 1.6 ppm से 2.6 ppm में ऑब्जर्व कर रहा था, जबकि जो बेंजीलेट प्रोटॉन होगा वो 2.1 ppm से 2.5 ppm पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी का फैक्टर है। मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी जो होती है वो किसी केस में तो हेल्प करती है। अब बेंजीन के केस में क्या रही थी, वो स्मैल वॉल्ट पा रही थी, डी शील्डिंग में जा रहा था तो वो क्या होता है उसका पीपीएम वैल्यू इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अल्काइन का क्या रहता था, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड को अच्छी किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा था कि हमारे जो प्रोटॉन होते हैं वो उस डी शील्डिंग रीजन के तरह रहते हैं कि मीन जो यहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन इधर है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो प्रोटॉन भी उधर है। तो प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, शील्ड हो रही है। तो पहले इसको कवर आउट करना पड़ेगा, फिर वो रेजोनेंस में इसको हाई मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा, तो वो लो फील्ड में चला जाएगा। बट ये वाला प्रोटॉन जो थे ये इस रीजन में थे, ये डी शील्ड है वो चले गए थे। जब वो डी शील्ड रीजन में चला गया था क्योंकि हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो डिफरेंट एनिसोट्रोपी का मतलब है डिफरेंट लूप के बाहर प्रेजेंट होता है, और उसके हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिफरेंट होता है। तो डेट भी है हमारे पास जो बेंजीलेट प्रोटॉन होता है वो 2.1 ppm से 2.5 ppm पे आ जाता है। सो आज हमने मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी को देखा है, हमने हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट को देखा कि वो कैसे रोल प्ले करती है, और एज कैरेक्टर हमारे पास जो अल्काइल्स भी ज़्यादा होता है उसके बाद जो उसकी वैल्यू कम की वजह से वो हमने देखा है मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी इफेक्ट देखा है। हमने बेंजीन में देखा है एरोमेटिक प्रोटॉन जो होते हैं बेसिकली 6.5 से 9.8 ppm पे ऑब्जर्व करती है। और हमारे पास अब गायब होने वाला जो होते हैं ये वाले जो प्रोटॉन होते हैं ये क्या करते हैं बेसिकली ये 9.1 से 10 ppm में ऑब्जर्व करते हैं। इसके रीज़न क्या है, इसका एक रीज़न तो यही है कि हमारे पास वो जो हमारे पास कार्बन कार्बन है यहाँ भी क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करेगा लूप के फॉर्म में, यहाँ से निकलेगा और इधर से चला जाएगा।
ऐसे इधर से निकलेगा और इधर से चला जाएगा। तो अगर हमारी बी नॉट की सप्लाई हम इस तरह कर रहे हैं, हमारे पास जो प्रोटॉन है वो इधर है ना, मीन वो अराउंड पे है लाइन है, तो वो लो फील्ड है सारी वैल्यू, क्योंकि नेट वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें लो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए जब लो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पीपीएम की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, तो 9.1 से 10 पीपीएम पे आ जाता है। अब कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होती है, इसके साथ 9.1 से 10 पीपीएम क्यों चला गया है? इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जहाँ म्यूजिक वेरिक इफेक्ट भी है, हमारे साइन करंट भी रोल प्ले कर रहा है। जब यह इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट करता है ऑक्सीजन का, जब नेगेटिव शिफ्ट करेगा तो ये पॉजिटिव कार्बन हो जाएगी। पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन कंप्लीट पॉजिटिव कार्बन जब ड्रैग आउट करेगी तो वो डेफिनेटली उसकी पीपीएम वैल्यू क्या हो जाएगी, डी शीट हो जाएगा। डी शीट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.1 से 10 पीपीएम पे चल जाएगी। सो आज हमने अल्केन्स में देखा है कि अल्केन का रीजन जो होता है 0.7 से 1.7 पीपीएम में देखा है, और इसमें हमने 1 डिग्री का देखा, 2 डिग्री का देखा, 3 डिग्री का देखा। फिर हमने अल्कीन्स को डिस्कस किया, और फिर हमने कार्बन का कहा कि हमारे पास एरोमेटिक प्रोटॉन जो होते हैं वो क्यों आगे चले जाते हैं, और जो अल्काइन होते हैं वो क्यों मतलब पीछे जाते हैं, हालांकि उनमें एस कैरेक्टर हाई होता है, उनका पीपीएम वैल्यू लो क्यों आ जाती है। और बेंजीनिक प्रोटॉन क्यों 2.1 पीपीएम पे ऑब्जॉर्ब हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इफेक्ट भी है, और हमारे पास वो sp2 कार्बन भी है। और जो कार्बन के साथ कार्बन एटम होता है वो ज़्यादा क्यों चला जाता है, उसके रीज़न ये है कि हमारे पास मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी है, माइनस एम इफेक्ट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट है। हमारे पास 3 इफेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज वाई इसकी वैल्यू जो होती है वो हाई